हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस एग्जाम हम में। देखो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं धातु एवं अधातु से संबंधित चैप्टर के कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं दावे और गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आपने आज की क्लास को प्रॉपर रूप से लिया ना, तो आपके इस थर्ड चैप्टर के MCQs के साथ साथ पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में इस पार्ट से रिलेटेड अन्य अगर कोई क्वेश्चन भी आए ना, तो भी आप उनको आसानी से सोल्व कर पाओगे। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ बेटा आज के सेशन में अपन कुछ अन्य जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे संबंधित उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, तो आपका पूरा चैप्टर कवर होने वाला है। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको इनका फायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। मेटल एवं नॉन मेटल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो बेटा फटाफट से आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन से संबंधित आपकी अगर क्यूरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ढंग से और इसका जवाब दीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्ल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। क्या NaCl का विलयन और कॉपर धातु। फटाफट से अपना आंसर दीजिए बेटा। आपका आंसर क्या होगा, NaCl या कॉपर या MgCl या एल्यूमिनियम, FeSO4 या सिल्वर या AgNO3 या कॉपर। इनमें से कौन सा जो युगल है विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अच्छा, आपको ये पता होगा कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया भी था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो कौन विस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा, फटाफट से अपना आंसर दीजिए। क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या ऑप्शन डी होगा। फटाफट से अपना आंसर दीजिए बेटा। सक्रियता श्रेणी वाली आपकी जो सारणी थी वो याद कीजिए कि कौन अधिक क्रियाशील है। नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को विस्थापित कर सकती है, लेकिन नीचे स्थित धातुएं अपने से ऊपर स्थित धातुओं को विस्थापित नहीं कर सकती। तो देखिए, सबसे पहले NaCl और कॉपर। NaCl ऊपर स्थित धातु है जबकि कॉपर निम्न क्रियाशील धातु है, तो इसका मतलब कॉपर NaCl को विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन ए नहीं आएगा। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से अधिक अभिक्रियाशील है, इसका मतलब एल्यूमिनियम भी मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड क्या कह रहा है, FeSO4। आयरन और सिल्वर सबसे कम अभिक्रियाशील होती है और सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित होती है, इसका मतलब सिल्वर धातु Fe को विस्थापित नहीं कर सकती। बात करते हैं AgNO3, सबसे निम्न क्रियाशील और कॉपर है उससे अधिक अभिक्रियाशील, इसका मतलब कॉपर Ag को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा, इसका मतलब अपना आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा। ठीक है, देखो जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ऑप्शन ए ग्रीस लगाकर, ऑप्शन बी है पेंट से, ऑप्शन सी है जिंक की परत चढ़ाकर और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, लोहे के फ्राइंग पैन को फटाफट से अपना आंसर दीजिए। क्या ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। देखो, अगर अपन को जंग से बचाना हो तो जंग से या संसरण से बचाने के लिए आपने पढ़ा होगा ग्रीस लगाकर भी करते हैं, पेंट लगाकर भी करते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर भी करते हैं, तो ये सारे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ इसने विशेष रूप से कहा लोहे के फ्राइंग पैन को। अगर आपने ग्रीस लगा दिया तो फिर उसके बाद में इसका उपयोग नहीं कर पाओगे, ये उपयोगी नहीं रहेगा, इसका मतलब ग्रीस नहीं लगा सकते। कलर भी अपन नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये नुकसानदायक हो जाएगा हमारे लिए, तो ऑप्शन बी भी नहीं आएगा।
जिंक की परत चढ़ाकर या यशद लेपन, जिंक की परत चढ़ाने को हम क्या कहते हैं? यशद लेपन। तो यशद लेपन के द्वारा अपन इसको जंग से बचा सकते हैं। तो हमारे लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक की परत चढ़ाकर इसको लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाया जा सकता है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैं फिर कह रहा हूं इन सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको इसके लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना है, ज्वाइन करना है और आपको इन सारे क्वेश्चनों को ढंग से तरीके से पढ़ना है। आपको एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? यदि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला एक यौगिक बनाती है, यह यौगिक जल में विलेय है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, धातु ऑक्साइड बनाती है, गलनांक उच्च है, जल में विलेय। तो ये तत्व क्या हो सकता है? क्या ये कैल्शियम हो सकता है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऐसा यौगिक बना रहा हो? ऑप्शन बी है कार्बन हो सकता है, सी है सिलिकॉन हो सकता है, या ऑप्शन डी है लोहा हो सकता है। तो ऐसा कौन सा यौगिक है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है? फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी और क्यों आएगा? फटाफट से अपना आंसर दीजिए। देखो समझते हैं। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, धातु ऑक्साइड है और जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है वो क्षार बनाता है, तो ये जल में विलेय है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? कैल्शियम। देखो कार्बन है, धातु है, तो ये आएगा नहीं। सिलिकॉन उपधातु है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। लोहा धातु है, लेकिन लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल में अघुलनशील बनाता है, अघुलनशील ऑक्साइड का निर्माण करता है, Fe2O3 या FeO का निर्माण करता है, जो जल में घुलते नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फटाफट से अपना आंसर दीजिए। क्या आंसर आएगा? खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप किया जाता है। अपन खाद्य पदार्थों के जो डिब्बे हैं उन पर जिंक का लेप नहीं करते, यशद लेपन नहीं किया जाता। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की अपेक्षा टिन की परत चढ़ाई जाती है। क्यों? ऑप्शन ए है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक महंगा है, या ऑप्शन बी कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या ऑप्शन सी या से टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक बहुत अधिक है, या ऑप्शन डी टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन सी आएगा, या ऑप्शन डी आएगा? फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिए। क्या आएगा इसमें? देखो टिन जिंक की अपेक्षा अधिक महंगा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील, हाँ ये तो सही है। जिंक अधिक अभिक्रियाशील होगा तो खाद्य पदार्थों के साथ क्रिया करके विषाक्त पदार्थ बना सकता है या खाद्य पदार्थों को खराब कर सकता है। ठीक है, इसलिए अपन किसका उपयोग करेंगे? टिन का, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? वैसे तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने सक्रियता श्रेणी के अनुसार पोटेशियम है, लेकिन आपको इनमें से बताना है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है लोहा। फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिए बेटा। ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या ऑप्शन डी आएगा? फटाफट से अपना आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? क्या हो सकता है? सीसा होगा, पारा होगा, सोडियम होगा या लोहा होगा? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। पोटेशियम के बाद सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित सोडियम आती है। पोटेशियम, सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? सोडियम। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। देखिए पहले सबसे पहले कौन आंसर देता है। निम्न धातुओं में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? यानी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इनमें से सोडियम है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है पोटेशियम और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम।
कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी कौन सा आएगा? फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए। तो बेटा आपने पढ़ा होगा कि जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में धातु है वो कौन सी है? सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातु। सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और ऐसी धातु कौन सी है? एक तो सोना है और चांदी है, प्लेटिनम है। सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी धातु है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। या कौन सा है? गोल्ड दे रखा है, सोना दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो एक आवाज उत्पन्न होती है। इन धातुओं को कहते हैं, धातुओं के इन गुण को कहते हैं, इन धातुओं को क्या कहते हैं? इस गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ध्वनिक, ऑप्शन बी है सोनोरस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिए। क्या ध्वनिक आएगा, सोनोरस आएगा, उपयुक्त दोनों आएगा या इनमें से कोई नहीं? आपने पढ़ा होगा धातुएं किसी सतह से टकराकर एक मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है और धातुओं का ये गुण क्या कहलाता है? ध्वनिकता। और ध्वनिकता को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? सोनोरस। तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के से अभिक्रिया नहीं करती? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिए कि नीचे दी गई धातुओं में से ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे एवं गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी है सी, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम और ऑप्शन डी है आयरन। इनमें से कौन सी धातु ठंडे व गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? फटाफट से अपना आंसर दीजिए। देखो बेटा धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों में आपने पढ़ा होगा कि कुछ धातुएं तो ठंडे जल के साथ क्रिया करती है, कुछ धातुएं गर्म जल के साथ क्रिया करती है, कुछ धातुएं ऐसी होती है जो भाप के साथ अभिक्रिया करती है और कुछ धातुएं ऐसी होती है जो जल से क्रिया नहीं करती, जल से क्रिया नहीं करती। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जो जल से ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठंडे जल के साथ कौन अभिक्रिया करता है? सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ क्रिया करती है। गर्म जल के साथ मैग्नीशियम, भाप के साथ आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम जैसी धातुएं। और जल से क्रिया कौन नहीं करती है? सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये जल से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु कौन सी है? आयरन, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये ठंडे जल के साथ, गर्म जल के साथ और ये भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो आयरन गर्म या ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अधातुएं चमकीली होती है? चमकीली कौन सी अधातु चमकीली होती है? ऑप्शन ए है सोना, बी है चांदी, सी है आयोडीन और डी है ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली होती है? फटाफट से अपना आंसर दीजिए। सोना धातु होती है, चमकीली होती है। चांदी ये भी धातु, ये चमकीली होती है। ये क्या पूछ रहा है? अधातुएं। तो आयोडीन ऐसी धातु जो चमकीली होती है, कौन सी होती है? आयोडीन। एकमात्र ऐसी धातु जो चमकीली होती है, आयोडीन। इसके साथ साथ एक हीरा ऑप्शन में आए तो हीरा भी आ सकता है। देखो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाला अम्ल का नाम बताइए। ऐसा अम्ल जो सोने और चांदी के आभूषणों को या सोने और प्लेटिनम के आभूषणों को गलाने की क्षमता रखता है, क्या कहलाता है? सांद्र HCl, ऑप्शन बी एक्वारेजिया, ऑप्शन सी है सांद्र नाइट्रिक अम्ल या ऑप्शन डी है इनमें से कोई सा भी नहीं। तो दिए गए अम्लों में से कौन सा ऐसा अम्ल है जो सोने और चांदी या प्लेटिनम के आभूषणों को गलाने का काम करता है? कौन सा करता है? एक्वारेजिया। क्या होता है एक्वारेजिया? इसको हम अम्लराज भी कहते हैं। एक्वारेजिया को क्या कहते हैं अपन? अम्लराज या रॉयल जल। अन्य क्या नाम है? अम्लराज या रॉयल जल भी कहते हैं।
क्या होता है ये? सांद्र HCl और HNO3 का 3:1 का मिश्रण क्या कहलाता है? एक्वारेजिया या अम्लराज कहलाता है। सोने चांदी के आभूषणों को गलाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली धातु कौन सी है? ऐसी धातु जो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ऑप्शन ए आयरन, बी है कॉपर, सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है मरकरी। ऐसी कौन सी धातु है जो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में मिलती है? फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिए बेटा। ए, बी, सी या डी, कौन सा आएगा? तो राइट आंसर कौन सा होगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम प्रकृति में या भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली धातु होती है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी अधातु चमक युक्त होती है? ऐसी कौन सी अधातु होती है जो चमकीली होती है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। ऑप्शन ए सल्फर, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है आयोडीन। तो कौन सी धातु होगी? आयोडीन। अभी आपने पढ़ा था कि जो आयोडीन है धातु होती है वो चमकीली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? आपने पढ़ा था सामान्यतः जो धातुएं होती है कौन कौन सी होती है? या तो ठोस होती है या गैस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एक ऐसी धातु भी है जो द्रव अवस्था में होती है, कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी है फास्फोरस और ऑप्शन डी होती है सल्फर। तो इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिए बेटा। ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? तो कौन सा होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रोमीन, Br। एकमात्र ऐसी है धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत का निर्माण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एनोडीकरण, ऑप्शन बी है कैथोडीकरण, ऑप्शन सी है तन्यता और ऑप्शन डी है कठोरता। कौन सा होगा राइट आंसर? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? फटाफट से अपना आंसर दे दीजिए बेटा। कौन सा आएगा? ऑप्शन ए एनोडीकरण। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। और ये जो एनोडीकरण है एल्यूमिनियम को किससे बचाती है? संक्षारण से बचाती है। संक्षारण से इसका बचाव करती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। Fe2O3 प्लस 2Al 2Fe प्लस Al2O3 प्लस उष्मा, इस अभिक्रिया का विशिष्ट नाम क्या है? ऑप्शन ए क्या इसको एनोडीकरण कहते हैं, ऑप्शन बी थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन सी है क्या इसको यशद लेपन कहते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। Fe2O3 प्लस 2Al 2Fe प्लस Al2O3 प्लस उष्मा, इसमें जो आपके पास आयरन है वो आपको गलित अवस्था में लिक्विड अवस्था में प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया का विशिष्ट नाम क्या है? फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी थर्मिट अभिक्रिया। कौन सी? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसी विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है, थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। और आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ जो थर्मिट अभिक्रिया होती है उसका उपयोग किसमें करते हैं? मशीनों के जो पुर्जे होते हैं और जो रेल की पटरियों के मध्य जो दरार उत्पन्न हो जाती है बेटा, उन दरार को बढ़ने के लिए अपने इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो आयरन है वो गलित अवस्था में प्राप्त होता है, जिससे पुर्जे या पटरियों में आई हुई दरारों को आसानी से भरा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। कॉपर को खुला छोड़ देने पर उस पर हरे रंग की परत जम जाती है, इसका क्या कारण है? यानी जब कॉपर को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो वो किससे अभिक्रिया करता है और हरे रंग की परत का निर्माण कर लेता है। इस हरे रंग की परत को या इस हरे रंग की परत युक्त पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? यानी जब कॉपर का संचरण होता है तो उस पर कौन से रंग की परत बनती है? हरे रंग की। ऑप्शन ए है वो कौन सा होगा? कॉपर सल्फेट होगा, कॉपर कार्बोनेट होगा, ऑप्शन बी, या सी है कॉपर नाइट्रेट, या ऑप्शन डी है कॉपर ऑक्साइड। तो हरे रंग की परत का निर्माण किसके कारण से होता है? तो सीधा सा ध्यान रखना,
कॉपर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके हरे रंग की परत का निर्माण करता है। फटाफट से अपना आंसर दीजिए, उस परत का क्या नाम आएगा? कॉपर कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी कॉपर कार्बोनेट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यसद लेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जब अपन यसद लेपन की प्रक्रिया करते हैं तो इसमें कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है जस्ता या ऑप्शन डी है चांदी। यसद लेपन की प्रक्रिया में किस धातु की परत या लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? ए, बी, सी या डी को राइट आंसर अपना कमेंट कीजिए बेटा। क्या राइट आंसर आएगा? क्या ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या ऑप्शन डी आएगा? तो राइट आंसर कौन सा होगा? जस्ता, जस्ता या जिंक। ठीक है, लोहे की वस्तुओं पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाने को हम क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं। एल्यूमिनियम की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने को क्या कहते हैं? जब सल्फाइड युक्त अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए निस्तापन, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है भर्जन और ऑप्शन डी है दहन। सल्फाइड युक्त अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है? फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी भर्जन। सल्फाइड युक्त अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलना, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में या सीमित वायु में, वायु की अनुपस्थिति भी कह सकते हैं या फिर हम क्या कह सकते हैं? सीमित वायु में, सीमित वायु में गर्म करने को क्या कहते हैं? कार्बोनेट अयस्क में ऑप्शन ए निस्तापन, बी है संयोजन, सी है भर्जन और ऑप्शन डी है दहन। क्या कहलाएगा? सल्फाइड वाला तो भर्जन कहलाता है और कार्बोनेट वाला क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये आपके अति लघुरात्मक या लघुरात्मक क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम एक मिश्र धातु है जो एक या एक से अधिक धातुओं का, अमलगम जो मिश्र धातु है वो किसका मिश्रण होता है? अमलगम किसे कहते हैं? एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन है, क्या मरकरी के साथ मिश्रण होता है धातु का, या सोडियम के साथ मिश्रण को कहते हैं, या कैल्शियम के साथ के मिश्रण को कहते हैं, या पोटेशियम के साथ के मिश्रण को कहते हैं? किसे कहते हैं अमलगम? फटाफट से अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन ए मरकरी के साथ, ऑप्शन बी है सोडियम के साथ, ऑप्शन सी है कैल्शियम के साथ या ऑप्शन डी है पोटेशियम के साथ। कौन सी धातु के साथ, कौन सी धातु के साथ इसका मिश्रण अमलगम कहलाता है? तो कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, शुद्ध मरकरी की जो मिश्र धातु होती है उसे हम अमलगम कहते हैं। विशेष ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। शुद्ध मरकरी की मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से उदासीन ऑक्साइड कौन सा है? ऐसा ऑक्साइड जो उदासीन होता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है सल्फर ट्राइऑक्साइड। फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिए, इनमें से उदासीन ऑक्साइड कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा राइट आंसर? देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। किस प्रकार का ऑक्साइड है? अम्लीय। सल्फर डाइऑक्साइड भी कैसा होता है? अम्लीय ऑक्साइड होता है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी कैसा होता है? अम्लीय ऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है? उदासीन। किस प्रकार का ऑक्साइड है? उदासीन ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड CO। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? किसी वस्तु पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? जंग के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है केवल वायु की आवश्यकता होती है, बी है केवल जल की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी है वायु और जल दोनों की आवश्यकता होती है,
या ऑप्शन डी है इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। तो जंग लगने के लिए क्या क्या होना चाहिए? पदार्थ के साथ, पदार्थ किससे क्रिया करता है? जल से और वायु से। यानी जो लोहा है, लोहा वायु और जल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? जंग का। तो किसकी आवश्यकता है? वायु और जल दोनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, वायु और जल एक में से भी, दोनों में से किसी भी एक की अनुपलब्धता अगर हो जाएगी तो पदार्थों पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अयस्क से गेंग को दूर करना क्या कहलाता है? अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां को जब दूर किया जाता है, गेंग को दूर करना क्या कहते हैं? अयस्क से गेंग को दूर करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए निस्तापन, बी है वर्जन, सी है समृद्धिकरण, डी है अपचयन। क्या कहलाता है? राइट आंसर फटाफट से अपना कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। क्या आएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समृद्धिकरण कहते हैं। अयस्क से गेंग को दूर करना क्या कहलाता है? समृद्धिकरण कहलाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सीसा एवं टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मिश्र धातुओं से रिलेटेड। सीसा एवं टिन की मिश्र धातु क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अमलगम, ऑप्शन बी है सोल्डर, ऑप्शन सी है कांसा, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिए बेटा। क्या ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या डी आएगा? क्या होगा? अमलगम तो क्या होता है? मरकरी के साथ। सीसे सोल्डर में क्या होता है? सीसा प्लस टिन, सीसा प्लस टिन। ऑप्शन नंबर बी, सीसा प्लस टिन की मिश्र धातु क्या कहलाती है? सोल्डर कहलाती है। ठीक है, देखिए आगे। पीतल एक मिश्र धातु है, पीतल एक मिश्र धातु है, किसकी है? तांबा प्लस टिन की, ऑप्शन ए। जिंक प्लस टिन की है, ऑप्शन सी है तांबा प्लस जिंक है, या ऑप्शन डी है तांबा प्लस एल्यूमिनियम। किसकी है? पीतल मिश्र धातु का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, या पीतल मिश्र धातु का रासायनिक संगठन क्या होता है? फटाफट से अपना आंसर दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, अगर आप पीतल की बात करें तो पीतल के लिए आप एक ट्रिक अपना सकते हो। पीतल मतलब पिताजी, ठीक है, पिताजी। पिताजी में पी का मतलब तो हो गया पीतल, ठीक है, बराबर ता का मतलब हो गया तांबा, तांबा या कॉपर। जी का मतलब हो गया जिंक, यानी तांबा प्लस जिंक या जस्ता क्या कहलाता है? पीतल। तो कहाँ है? तांबा प्लस टिन, जिंक प्लस टिन है, और ये तांबा प्लस जिंक। तो ऑप्शन नंबर स, तांबा प्लस जिंक की जो मिश्र धातु है वो पीतल कहलाती है, या पीतल में तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक, तो बेटा ये थे आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3 मेटल एवं नॉन मेटल से रिलेटेड थे। बाकी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अपन इसके नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में इनकी चर्चा करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से ढंग से पढ़े और इनका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि एग्जाम में इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की आपको मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, तो आप इनको ढंग से तरीके से पढ़ते रहे और इनका रिवीजन करते रहे। तो मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में बाकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।